हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल वीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत हमारा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा कि क्वांटिटी सर्वेइंग है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है परिमाण की अनुसूची, प्राकृत मूल्य, आरेख और संगणक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह पहला होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। जो हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग होता है, इसमें जब कोई निर्माण कार्य किया जाता है, किसी भी निर्माण कार्य में जो सामग्री प्रयोग की जाती है या जो मद होते हैं, उन मदों की परिमाण को एक अनुसूची तैयार की जाती है। कह सकते हैं जो परिणाम होते हैं उनकी मात्रा को निकाल करके एक बुक में नोट कर लिया जाता है, जिसको परिणाम की अनुसूची कही जाती है। दूसरे में दिया गया है प्राकृत मूल्य। प्राकृत मूल्य क्या होता है कि जब कोई भवन होता है और उसका निर्माण कार्य होने से पहले इस पे जो खर्च होते हैं, उन खर्चों का पूर्व अनुमान लगाना प्राकृत मूल्य कहलाता है, या प्राकलन के द्वारा किसी संरचना का पूर्व या बाद में मूल्य का निर्धारण करना प्राकृत मूल्य कहलाता है। आरेख, जब क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत मदों की मात्रा का या परिमाण का अनुमान लगाया जाता है या गणना किया जाता है, तो वहाँ पे आरेखों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना आरेख के यह कर पाना संभव नहीं है। संगणक कह सकते हैं कि एस्टिमेटर होता है, कि जो क्वांटिटी सर्वेयर होगा उसी को कह सकते हैं कि संगणक भी कहा जा सकता है। यानी जो जब कोई भवन हो या कोई निर्माण कार्य हो रहा हो, उसके लिए जो प्राकलन तैयार करता है उसी को संगणक या एस्टिमेटर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राकलन के क्या उद्देश्य हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो हमारा प्राकलन होता है, परिव्यय दिया गया है, इसके अंतर्गत जब नए एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं या कोई मरम्मत कार्य करना होता है, तो उस पर क्या खर्च आएगा इसका पूर्व अनुमान लगाया जाता है। और जो हमारी सरकारी बजट होती है उसमें उस पूर्व अनुमान या जो लागत आता है उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाती है। अगर विशिष्टियों की बात किया जाए तो जो प्राकलन होती है वह प्राकलन विशिष्टियों के अनुसार ही बनाई जाती है, यानी जो भी विशिष्टि होगी दी गई होगी उसी के अनुसार बनाया जाएगा। इसमें जैसे कहा जाए विशिष्टियों में होता क्या है कि अगर चिनाई कार्य करना है तो इसमें यह बताया गया होगा कि सीमेंट मसाले के साथ चिनाई करना है या चूने मसाले के साथ चिनाई करना है। अगर ईंट प्रयोग किया जा रहा है तो किस ग्रेड का ईंट प्रयोग करके चिनाई कार्य करना है, यह सब कुछ विशिष्टियों में स्पष्ट होता है। कार्य की प्रकृति, अब जो हमारा कार्य होता है उसके निर्माण अवधि का पता लगाने के लिए तथा यह समयबद्धता से या समयानुसार कार्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या समय के अनुसार कार्य चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका भी पता प्राकलन के द्वारा लगाया जा सकता है। सामग्री सार्मिक और समय, सामग्री जो होता है कि कह सकते हैं प्राकलन तैयार करके ही उस संरचना में कौन कौन सी सामग्री लगती है इसकी मात्रा की गणना की जा सकती है। सार्मिक जो होंगे कितने मजदूर कार्य करेंगे और कितने समय में कार्य हमारा समाप्त होगा, इन सब का अनुमान प्राकलन के द्वारा लगाया जा सकता है।
तीसरा क्वेश्चन दिया गया है प्राक्कलन के उद्देश्य हैं, तो इसमें भी सभी हैं, निविदाएँ व बंधता। अगर यहाँ पे कहा जाए निविदाएँ, तो जो ठेकेदार होते हैं जब वो निविदा आमंत्रित करते हैं किसी परियोजना के लिए, तो उसका जो प्राक्कलन बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना प्राक्कलन के ठेकेदार को यह ठेका मिल नहीं पाता है। तो उसके जो लाभ हानि की स्तर होती है वह प्राक्कलन पे ही निर्भर करेगा कि प्राक्कलन अगर अच्छा बनाएंगे तो उनको लाभ होगा, अगर सही ढंग से नहीं बना पाते हैं तो हानि होने की भी संभावना होगी। बंधता कह सकते हैं कि जब कोई भवन हो या कोई संरचना बनी हो, उसका क्रय करना हो या विक्रय करना हो या ऋण लेना हो, तो भी उसके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कहा जाए कि हमको ऋण लेना है, तो जो हमारा संपत्ति होगी या संरचना होगा उसका प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, और जो उसकी लागत उस समय आएगी उस लागत का 60 से 70% तक की जो राशि होगी वह ऋण के रूप में उपलब्ध मिलेगा, और संपत्ति या भवन को या निर्माण संरचना को बंधक बना लिया जाएगा। इसके बाद है भुगतान का आधार। तो जो भुगतान का आधार होता है, जब हमारा ठेकेदार कार्य को करता है तो उसमें क्या किया जाता है कि ठेकेदार के द्वारा जो हमारा कार्य चल रहा है वह आंशिक पूर्ण हुआ है या पूर्ण हुआ है, इसके लिए प्राक्कलन को सामने रखा जाता है, ताकि जो भुगतान करना हो वह स्पष्ट हो सके कि जितना कार्य हुआ है उतना भुगतान किया जाए। लेकिन यह जो भुगतान किया जाता है यह कार्य होने के बाद ही किया जाता है। संपत्ति का मूल्यांकन कह सकते हैं कि जैसे आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या किसी भी कारण से अगर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो उसके यदि मूल्य का निर्धारण करना है तो भी प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इसमें ABC सभी ऑप्शन आते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी इसमें सही हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो निर्माण कार्य को प्रभावित करने वाले कारक जो हमारे हैं सभी हैं, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सामग्री और ढुलाई के द्वारा जो भी निर्माण कार्य होता है उसकी दर प्रभावित हो जाती है। जो हमारा सामग्री होता है, सामग्री पे लगभग 65 से 70% तक की खर्च सामग्री पे ही आती है। अगर विशिष्टियों में कहा गया कि प्रथम श्रेणी का ईंट प्रयोग किया जाए, लेकिन वहाँ पे द्वितीय श्रेणी की ईंट प्रयोग की जाती है, तो जो इसका निर्माण लागत होगा वह बदल जाएगा। ढुलाई की बात किया जाए कि अगर कोई सामग्री 8 किलोमीटर की दूरी से लाना है तो उसके लिए जो परिवहन व्यय होगा या ढुलाई पे जो खर्च होगा उस खर्च को उसी सामग्री के साथ जोड़ लिया जाता है। अगर सामग्री को अधिक दूरी से लाया जाएगा तो उसका जो दर होगा वह दर बढ़ जाएगा। ऐसे ही कह सकते हैं औजार, मशीन व श्रमिक। तो इसमें जब बड़े निर्माण कार्य होते हैं तो वहाँ पे यंत्रों की या कह सकते हैं मशीनों के साथ साथ कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिनके मशीनों को चलाने के लिए तथा अन्य कार्य के लिए श्रमिक प्रयोग किए जाते हैं। यदि श्रमिक नहीं है या मशीन नहीं मिल पाते हैं तो दोनों स्थिति में जो निर्माण लागत होगा वह प्रभावित हो जाएगा। ऊपरी खर्चे व प्रबंधन कह सकते हैं कि निर्माण कार्य की प्रगति को बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य के दौरान ही उसमें कुछ अतिरिक्त खर्च भी किए जाते हैं, जिनका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं होता है। लेकिन जैसे कहा जाए कि निर्माण कार्य चल रहा है, उस समय कोई दुर्घटना हो जाती है या बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, या श्रमिक जो हैं वहाँ पे कार्य कर रहे हैं हड़ताल पे चले जाते हैं, तो उन पे कुछ अतिरिक्त खर्च आ जाते हैं जो कि परियोजना में या जो प्राक्कलन तैयार किया जाता है उसमें नहीं जोड़े गए होते हैं।
इसके बाद है प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या होता है कि निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री, श्रमिक, उपकरण, समय, इन सबका मितव्ययिता के साथ उत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रबंधन के द्वारा उपयुक्तता के साथ या मितव्ययिता के साथ इन सभी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी वहाँ प्रबंधक होगा, जो प्रबंधन का कार्य करेगा, वह मशीनों का, श्रमिकों का, यानी सभी का मितव्ययी ढंग से उपयोग करता है, जिससे कि निर्माण लागत प्रभावित ना हो। यदि कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा तो श्रमिक कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है यह नहीं पता चल पाएगा। अगर कार्य नहीं करता है तो निर्माण लागत हमारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, फर्श तल पर घिरा क्षेत्रफल को कहते हैं कुर्सी क्षेत्रफल। ऑप्शन ए सही होगा। जब कोई भवन होता है, इसमें कितने भी कमरे बनाए गए हों, तो जो ये कुर्सी क्षेत्रफल होता है, इसी कुर्सी क्षेत्रफल के अंदर ही फर्श का क्षेत्रफल आता है। यानी फर्श जो होगा यहाँ पे बना होगा और फर्श का घिरा क्षेत्रफल, यानी जो घिरा होगा फर्श या जिसके द्वारा घिरा होगा वह हमारा कुर्सी क्षेत्रफल के द्वारा घिरा होगा। फर्श क्षेत्रफल क्या होता है कि जब कुर्सी क्षेत्रफल से दीवालों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो शेष जो क्षेत्रफल बचेगा उसको कहा जाएगा फर्श क्षेत्रफल। भ्रमण क्षेत्रफल क्या होता है कि जो भवन बनाए जाते हैं उस भवन में कहीं पे कह सकते हैं आंगन छोड़ दिया गया, या कहीं पे क्या किया गया कि गैलरी छोड़ दी गई, जहाँ कह सकते हैं आवागमन के लिए छोड़ा गया है, उस क्षेत्रफल को भ्रमण क्षेत्रफल कहा जाता है। कारपेट क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल कह सकते हैं कि जो हमारा फर्श क्षेत्रफल है उस फर्श के क्षेत्रफल से कुछ अन्य क्षेत्रफल को घटाने पे जो क्षेत्रफल बचेगा उसको कहा जाएगा कारपेट क्षेत्रफल। या कह सकते हैं कि जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श के क्षेत्रफल से यदि पोर्च, प्रवेश हाल, जीना, ममटी, पेंट्री, स्टोर, स्नान गृह, बरामदा, तो इन सबको यदि घटा दिया जाता है तो जो क्षेत्रफल बचेगा वह हमारा कारपेट क्षेत्रफल कहलाएगा। इसके बाद हमारा है 6वां कि प्राकलन के लिए आवश्यक डेटा है। यानी अगर प्राकलन तैयार किया जाता है तो इसके लिए किन किन आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आरेख व विशिष्टियाँ, यह दोनों हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब भी प्राकलन तैयार किया जाता है तो आरेख की भी आवश्यकता पड़ती है और विशिष्टियों की भी आवश्यकता पड़ती है। मापनी सेट, तो कह सकते हैं कि जब नक्शे पे कुछ ऐसे माप हों या बीमा हो जो कि ज्ञात ना हो, तो इसके लिए मापने का सेट प्रयोग किया जाता है और कैलकुलेटर का भी प्रयोग करके अज्ञात माप को ज्ञात कर लिया जाता है। दर या विभागीय दर अनुसूची, कह सकते हैं कि विभिन्न जो मद इसके अंतर्गत आते हैं उनका जो दर होता है, यह दर हमारा सामग्री की बाजार दर, जो श्रमिक हैं उनकी दर, ढुलाई दर तथा बहुत सारे प्रकार के दर होंगे। इसके लिए विभागीय दर अनुसूची बनाई जाती है और उसी विभागीय दर अनुसूची में ये सारे आंकड़े अंकित कर दिए जाते हैं और फिर उसी के अनुसार उनके दर निर्धारित किए जाते हैं। तो कह सकते हैं प्राकलन के लिए जो डेटा हमको चाहिए वह आरेख, विशिष्टियाँ भी चाहिए, मापनी सेट भी चाहिए, दर व विभागीय दर अनुसूची भी चाहिए। तो यहाँ से विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर पे है कि प्राकलन की मुख्य विधियाँ हैं, यानी जो प्राकलन बनाया जाता है इसके लिए मुख्य विधियाँ हैं। पहला दिया गया है विस्तृत प्राकलन, दूसरा खाका प्राकलन,
तीसरा प्रारंभिक प्राकलन। तो ये सभी प्राकलन होते हैं। तो यहाँ से हमारा विकल्प डी सही होगा। जो विस्तृत प्राकलन होता है इसको मद दर प्राकलन भी कहा जाता है या डिटेल या आइटम प्राकलन कहा जाता है। जो प्रारंभिक प्राकलन होता है इसी को खाका प्राकलन भी कहा जाता है या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट या फिर रफ एस्टीमेट, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो जो प्राकलन की विधियां हैं, दो विधियां हैं, एक विस्तृत विधियां और एक प्रारंभिक, और प्रारंभिक को ही खाका प्राकलन कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी इसमें सही होगा। 8वें में बात किया जाए तो प्रारंभिक प्राकलन की विधियां हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि जो विधि थी उसमें से जो प्रारंभिक प्राकलन है इसकी क्या विधि है। तो पहला है कुर्सी दर क्षेत्रफल, घनीय दर, तीसरा प्रतिशत व इकाई दर। तो इसमें से सभी होते हैं। अब यहाँ पे कुर्सी क्षेत्रफल दर क्या होता है, या कह सकते हैं कि घनीय दर क्या होता है, प्रतिशत दर या इकाई दर। तो हम सबसे पहले इकाई दर की बात करते हैं। जब कोई भवन समूह होता है या कह सकते हैं कि कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी में कोई भवन का निर्माण किया गया है और उसी के आसपास दूसरे भवन का निर्माण कार्य करना है, तो इसी भवन के दर को आधार मान करके दूसरे प्रकार के भवन का निर्माण किया जाता है। प्रतिशत दर की बात किया जाए या कह सकते हैं कुर्सी क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। तो कुर्सी क्षेत्रफल में क्या होता है कि जो हमारा कुर्सी होता है उस कुर्सी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और उस क्षेत्रफल के आधार पे ही भवन के लागत का निर्धारण किया जाता है। घनीय दर में क्या किया जाता है कि जो हमारा कुर्सी क्षेत्रफल होता है उसी कुर्सी क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करके उसका घनीय दर ज्ञात कर लिया जाता है। या कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करके उसका घन ज्ञात किया जाता है और फिर दर से गुणा करके घनीय दर ज्ञात कर लिया जाता है। प्रतिशत दर क्या होता है, कह सकते हैं कि जब प्राकलन बनाया जाता है तो इसका एक अभिलेख बना लिया जाता है या कह सकते हैं एक बुक बना लिया जाता है और उसमें उस प्राकलन को नोट कर लिया जाता है। जब कभी इसकी वार्षिक मरम्मत या अनुरक्षण या कोई भी अन्य खुदरा कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे कुछ परसेंटेजों के रूप में मूल लागत का लेकर के उस कार्य को किया जाता है। तो ये सभी हमारे प्रारंभिक प्राकलन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ऐसे ही पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि विस्तृत प्राकलन की मुख्य विधियाँ क्या है। तो जो हमारा विस्तृत प्राकलन होता है इसमें मद दर प्राकलन होता है, पूरक प्राकलन होता है, पुनरीक्षित प्राकलन भी होता है, यानी ऑप्शन इसमें डी सही होगा। मद दर प्राकलन में क्या करते हैं कि इसके मदों की, जो भी मद होते हैं उन मदों की मात्रा ज्ञात करके फिर प्राकलन को तैयार किया जाता है। अगर पूरक प्राकलन की बात किया जाए तो कह सकते हैं निर्माण कार्य के दौरान यदि कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य जो ड्राइंग में नहीं दिया गया है या जिसकी स्वीकृति नहीं ली गई है करना आवश्यक हो जाता है, या कह सकते हैं किसी प्रकार की परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो पुनः उसका प्राकलन बनाया जाता है जिसको कहा जाता है पूरक प्राकलन। पुनरीक्षित प्राकलन या कह सकते हैं संशोधित प्राकलन। जब इसमें जो सामग्री लगेगी, सामग्री लगाई जाती है या जो मजदूर हैं, मजदूर या किसी कारण से जब इसकी मूल लागत का 10% अधिक खर्च होने की संभावना होती है, यानी जितने का एस्टीमेट बनाया गया है अगर उसकी लागत 10% से अधिक बढ़ जाती है तो उस प्राकलन को पुनः तैयार किया जाता है जिसको संशोधित प्राकलन या पुनरीक्षित
प्राक्कलन कहा जाता है। तो इसमें भी हमारा विकल्प डी सही होगा। तो आज हमारा यहीं तक होगा। यह लेक्चर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।